हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने 9th वीडियो में पहुंच जाते हैं। हम लोग 10 वीडियोस की एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो आपने अगर पुराने 8 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट रहेंगे। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कॉन्सेप्ट सिमिलर यूज हो रहा होता है, तो कई बार लघुत्तरी में ये पूछ लेते हैं, ठीक है, अति लघुत्तरी में पूछ लेते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आप एक एक करके इनको सारे क्वेश्चंस को देखते जाइए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। चलते हैं हम लोग आगे। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा मात्रात्मक साख नियंत्रण रखता है? मात्रात्मक मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? तो क्वांटिटेटिव है ना। अब हम लोगों ने दो तरह के पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे? कुछ तो मात्रात्मक होता है, कुछ होता है गुणात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में भी कई सारी चीजें आती थी। इसमें क्या क्या आता था, ये सारी चीजें हम लोग ने वीडियोस में डिस्कस की हुई है, जो अपनी क्लास इकोनॉमिक्स पैकेज है उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बट यहाँ पर आपको याद है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट में क्या होता था कि बैंक रेट अगर आप बढ़ा दोगे तो लोन क्रिएशन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, है ना। अच्छा, नगद कोष अनुपात यानी कि CRR, इसमें परिवर्तन, ये भी आपका डायरेक्टली मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव मेजर होता है। खुले बाजार की क्रियाएं, OMOs, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी आपकी क्वांटिटेटिव में ही आते हैं तीनों। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको आराम से समझ में आ रहा होगा, और इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आपको कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब A, B और C तीनों ठीक है तो D ऑप्शन आपको दिख रहा है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल द अबव, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें क्या है? न्यून मांग। न्यून मांग क्या होती है? पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। ऐसी मांग जहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट पूरा ना हो, ठीक है, सारे लोग एम्प्लॉयड नहीं है, ऐसे लेवल पर ही जितना आउटपुट आ रहा है, आउटपुट बन पा रहा है, उतना ही सारे लोगों के लिए पर्याप्त हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मांग ही कम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून मांग। न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? अब होगा क्या, समझ लो कि जब मांग कम है तो ऐसी चीज करने की कोशिश की जाएगी कि मांग बढ़ जाए, है ना। मांग कब बढ़ेगी? जब हम लोग एक्सपेंशनरी, क्या मैंने बोला? एक्सपेंशनरी। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या बोलेंगे? विस्तारपूर्ण, ठीक है। जब विस्तारपूर्ण या विस्तारपूर्ण हम लोग राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मांग बढ़ने लग जाएगी। अब यहाँ पर मौद्रिक उपाय की बात की गई है, राजकोषीय की बात नहीं की गई। तो जो राजकोषीय होता है फिस्कल, और मौद्रिक होता है आपका मॉनेटरी, ठीक। तो हम लोग से सिर्फ मौद्रिक उपाय पूछे गए हैं, लेकिन विस्तारपूर्ण मौद्रिक उपाय क्या होते हैं? जब आप मनी सप्लाई को बढ़ा देते हो। क्या करते हो? मनी सप्लाई को बढ़ा देते हो। तो मनी सप्लाई कहाँ पे बढ़ रही है देखना पड़ेगा। कैसे कैसे? बैंक दर में आपने कमी की, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब बैंक दर में कमी होगी तो बैंक दर एक तरह से लोन रेट ही समझ लो, तब लोन सस्ता मिलने लगेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है। खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदना, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो ओपन मार्केट से क्या करे? सिक्योरिटीज को परचेस करे। अब अगर परचेस करेगी RBI तो क्या हो जाएगा? मार्केट में पैसा देगी। भाई मार्केट में लोगों के पास, मान लीजिए कि कोई भी बैंक थी उसके पास था, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन था उसके पास सिक्योरिटीज थी, RBI आया, RBI ने बोला कि ऐसा करो, तुम सारे लोग हमें सिक्योरिटीज दे दो और हम तुमको इसके बदले क्या देते हैं? रुपया, ठीक है, रुपया दे दिया। अब जब रुपया आ गया मार्केट में तो मनी सप्लाई बढ़ गई, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा चीजें डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। आपको कुल मिलाकर समझना है कि मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। फिर नकद कोष अनुपात को कम करना, अगर आपने CRR को कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक हैं, उनको RBI के साथ कम पैसे रखने पड़ेंगे, तो उनके पास ज्यादा पैसा होगा लोन बांटने के लिए, तो यहाँ से भी मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे भी उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि D ऑप्शन इज द राइट चॉइस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? स्फीतिक अंतराल। स्फीतिक अंतराल क्या होता है? न्यून मांग का एग्जैक्टली उल्टा। आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो आउटपुट है वो ये है, लेकिन मांग जो है एग्रीगेट डिमांड वो इससे भी ज्यादा है। तो जो अंतर आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप, और हिंदी में बोलते हैं उसको स्फीतिक अंतराल। इसको ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन कौन से? तो यहाँ पे अपने को क्या करना होगा? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड को कम करना होगा। लेकिन यहाँ पर मौद्रिक उपाय पूछे गए कि राजकोषीय? राजकोषीय। अब कुल मिलाकर के राजकोषीय से क्या हो जाए कि लोगों के पास कम पैसा रहे, ठीक है, पैसा कम रहे लोगों के पास, है ना। मनी सप्लाई तो कम होने की बात होती, लेकिन वो कब किस में आ जाता? मौद्रिक में आ जाता। लेकिन पूछा गया हम लोगों से, यार ध्यान से देखो क्या पूछा गया है? राजकोषीय, फिस्कल। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चीजें कर सकते हैं? सार्वजनिक व्यय में कटौती। अगर सरकार कटौती कम कर देगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक ऋणों में कमी, यानी कि सरकार अपना कामकाज करने के लिए ऋण लेती है। क्या करती है? ऋण लेती है, ठीक है, लोन लेती है।
अब अगर सरकार कम लोन ले तो सरकार खर्च भी कम कर पाएगी, तो ये बात भी सही है। करों में वृद्धि, अगर सरकार टैक्सेस बढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा, तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, क्या है, डिस्पोजेबल इनकम यानी कि प्रयोज्य आय, ठीक है, वो कम हो जाएगी। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, सांप सुन गया, उन्होंने सेकंड चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा, तो प्लीज गो बैक एंड जो भी वीडियोस है सेकंड चैप्टर के उनको आप लोग ठीक से देख लीजिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर में हम लोग इसकी बात की थी प्रयोज्य की, डिस्पोजेबल इनकम की, राइट। तो यहाँ पर भी तीनों उत्तर सही हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या आ गया, उपरोक्त सभी। अब सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी उपरोक्त सभी है, यहाँ पर भी उपरोक्त सभी हो गया था, और यहाँ पर भी उपरोक्त सभी हो गया। इसका मतलब सारे जो भी प्रश्न आएंगे उनमें सबका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, है ना। बिल्कुल गलत। ऐसा शक्तिमान आता था बचपन में, तो बोला जाता कि अगर ऐसी कोई घटना होती है ना, जिसको शक्तिमान से जुड़ा था, तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस समझते हो कि हो गया, नॉट नेसेसरली ऐसा हमेशा हो, मतलब जरूरी नहीं है कि उपयोग सभी वाला ही हमेशा उत्तर सही हो, है ना, ऐसा होता नहीं है। तो कुछ लोग जो है ना, जो तुक्का लगाने वाले लोग होते हैं, वो लोग इस तरह का कुछ कुछ कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं और उसमें वो गड़बड़ा जाते हैं, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर MPC 0.5 है तो K क्या होगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया था, बहुत बार पूछ लेते हैं यार। K क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या होता है 1/1 माइनस MPC। MPC क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बस इसी फॉर्मूला में डाल दीजिए 1 माइनस 0.5, ठीक। तो 1 से 0.5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1/0.5। अच्छा, एक में आधे से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसी को देखो कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो 1/0.5 है, सीधा सीधी बात है, ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 इंटू 2, एक को लिख दिया, यहाँ पे 0.5 लिखा, इससे काट दिया तो क्या बचा, 2, ठीक। दूसरा क्या तरीका है, 0.5 को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक। अब अगर एक में आप 1/2 से भाग दे रहे हो तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 था, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणे 2, तो यहाँ से भी क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। आगे बात समझ में। तो बस ये तो फर्जी कैलकुलेशन जो कुछ लोगों को दिक्कत होती है इसलिए मैंने बता दिया, बाकी तो ये लल्लू क्वेश्चन था। अच्छा, इसका आंसर तो बताया ही नहीं, आगे बढ़ गए हम लोग खुशी में, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, डी पार्ट हो गया इसका, ठीक। अच्छा, आयकर का लाभ किसको प्राप्त होता है, बताइए। अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस। साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। केंद्र सरकार को टैक्स तो यार जमा केंद्र सरकार को ही करते हो तो इसको तो होगा ही होगा। राज्य सरकार को आयकर देते हो क्या, देते तो नहीं हो, लेकिन लाभ प्राप्त पूछा गया है, पूछा क्या गया है, समझ रहे हो ना, लाभ किसको प्राप्त होता है। तो देखो ऐसा होता है, हमारे यहाँ पर एक है फाइनेंस कमीशन, क्या है, फाइनेंस कमीशन, ठीक। अब देखो आयकर जो है वो लोगों से तो मिल रहा है केंद्र सरकार को, लेकिन लोग रहते तो राज्यों में ही है ना, केंद्र और राज्य। अब राज्य सरकारों का क्या होता है, एक हिस्सा होता है, तो जो भी टैक्सेस होते हैं केंद्र सरकार के, उसका जो एक पूल बना केंद्र सरकार के पास, जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर है, वो भी पूरा का पूरा किसके पास चला जाता है, स्टार्टिंग में किसके पास जाता है, केंद्र सरकार के पास। लेकिन केंद्र सरकार क्या करती है, उन्हीं टैक्सेस से एक फॉर्मूला होता है जो फाइनेंस कमीशन बनाता है 5-5 साल के लिए, उस फॉर्मूले के हिसाब से अलग अलग राज्यों के साथ क्या कर देती है, उसी कलेक्टेड टैक्स का आवंटन कर देती है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। तो राज्य सरकार को क्या होता है, डायरेक्टली आप पे नहीं कर रहे हो, लेकिन फायदा तो हो रहा है ना, तो केंद्र को भी हो रहा है, राज्य को भी हो रहा है। तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को, ये भी उत्तर हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसका मतलब सी जो है आपका ऑप्शन सही हो गया। आगे बात समझ में। अच्छा, भारत का वित्तीय वर्ष है, ये लल्लू से लल्लू प्रश्न है ना, लेकिन इसमें भी कुछ लोग होते हैं हमारे यहाँ महारथी टाइप के, वो कहेंगे कि सर वर्ष तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है और यही मार करके आ जाएंगे और एकदम से खुश भी हो जाएंगे, है ना। तो उनका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यार, ये तो गलत है। फिर अगला क्या दे रखा है, 31 अक्टूबर से 1 सितंबर, है ना। तो क्योंकि ऑप्शंस भरने थे, फिर इनमें से कोई नहीं, ये सारे तो अर्जी फर्जी है, एंटरटेनमेंट के लिए आप इनको पढ़ लो। उत्तर सबको पता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आपको ये उत्तर भी नहीं पता है तो फिर वास्तव में हालत जो है काफी ज्यादा गंभीर है। तो गंभीर हालत होने पर क्या होता है, ज्यादा मेहनत करिए, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, कोई भी पेट से सीख के नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। बजट प्राप्तियों की, हालांकि यहाँ पर एक बात समझिए, एक बार और बता देता हूँ कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए हमारा वित्तीय वर्ष बना दिया जाए, इसकी बात की जाती है, कभी कभी ऐसे उठती है, क्योंकि हम लोग अभी इंटरनेशनली अलाइंड हो जाए। जैसे यूएस में है, अमेरिका में यही चलता है, अमेरिका में जो फाइनेंशियल ईयर है और अकाउंटिंग ईयर है वो सेम है।
1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, हमारे यहाँ पर नहीं है तो वो कर दिया जाए, इसकी मांग भी बढ़ती है, कभी कभी प्रपोजल भी ऐसा आता है, लेकिन अभी तक नहीं है। ठीक है, उससे कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी कर रहे होगे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए समझ लीजिए क्या फायदे क्या नुकसान है, तो वो अलग बात है, अलग से कोई पढ़ूंगा उसके लिए तो आपको बताऊंगा। अच्छा, बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन से हैं? मतलब क्या है कि बजट प्राप्तियां जो है ना वो उन क्या क्या मिलकर के बन रही हैं। तो बजट प्राप्तियों में क्या क्या हो जाता है यार, हम लोगों ने सीधे देखा था राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, तो ए और बी दोनों ही हो गए, इनमें से कोई का तो सवाल ही नहीं बनता है, यही हो गया। इसमें हम लोगों ने यार पूरा पूरा क्लासिफिकेशन ट्री बनाया था। क्या किया था, बजट प्राप्तियां यहाँ पर रेवेन्यू यानी कि राजस्व, यहाँ पर कैपिटल यानी कि पूंजीगत। ठीक है, उसमें भी रेवेन्यू में भी टैक्स एंड नॉन टैक्स आया था कि नहीं आया था। अच्छा, और क्या हुआ था कैपिटल में, इसमें भी हम लोगों ने, सरकार क्या करती है मुख्य रूप से डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है ना, पुराना लोन वापस लेती है, वापसी वसूली भाई था एक गोलमाल मूवी में। ठीक है, वसूली भाई तो वसूली करती है, अपना जो लोन दिया था लोन के ऊपर जो ब्याज है वो तो रेवेन्यू में आएगा राजा बाबू, नॉन टैक्स में, लेकिन जो डिसइन्वेस्टमेंट किया और जो वसूली की है लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की, जो मूलधन था उसकी वसूली की है, वो आपका कैपिटल में आ जाता है, कैपिटल रिसीट्स में यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों में। और इसी में तीसरा आ जाता है कि सरकार ऋण ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि हमारे यहाँ फिस्कल डेफिसिट होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा होता है अपने को, है ना, राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं। ठीक, तो राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, पाटने के लिए अपने को काम तो चलाना है, तो लोन ले लेती है सरकार। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? किसमें? अप्रत्यक्ष कर। अब देखो, उत्पादन शुल्क, इसी को एक्साइज ड्यूटी बोला करते थे, बिल्कुल सही बात है ना। अप्रत्यक्ष होता क्या है? अप्रत्यक्ष ये होता है कि देखो जिससे वसूला जा रहा है ना, अल्टीमेटली देखो आपने खरीदा साबुन, क्या खरीदा? वॉशिंग पाउडर, निरमा, है ना। अब साबुन खरीदी आपने, साबुन जब आपने खरीदा तो अल्टीमेटली जो आप देखते हो तो उस पर लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और इसी के नीचे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या लिखा रहता है? यानी कि सारे करों सहित आप पैसे दे रहे हो, तो 10 रुपए लिखा हुआ उसमें ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, तो अल्टीमेटली तो आप दे रहे हो, लेकिन आप कहीं पर जाकर के फाइलिंग तो कर नहीं रहे हो कि नहीं हमने इसके लिए देखो टैक्स पे किया, तो लिया अल्टीमेटली आपसे जा रहा है, बट जो भुगतान है वो जो भी आपका मैन्युफैक्चर था, उत्पादक था, उससे किया जा रहा है। ठीक है, तो वो पहले से ही आपने पेमेंट एक तरह से उससे ले लिया गया और उसने जो है वही सारी चीजें आपके ऊपर पास ऑन कर दी, तो आप दे रहे हो अल्टीमेटली, लेकिन वसूला किससे आ रहा है? उत्पादक से। तो ऐसा अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। इसमें एक और चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस। किसके ऊपर है? आपको इंग्लिश में सिखाऊंगा तभी, ठीक है, जब कैनन्स ऑफ टैक्सेस हम लोग पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। ये भी यूपीएससी के लिए है यार, हायर एजुकेशन में आपको पढ़ाऊंगा हायर क्लासेस में। तो अब ये तो हो गया बिक्री कर, ठीक है, सेल्स टैक्स। अब ये वैसे रहे नहीं है, ये सब जो है ना, ये इतिहास की बातें हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? ज्यादातर चीजों पे, सारी चीजों पे नहीं है। ये अभी क्या है, ये सारे जीएसटी में मिल गए हैं, समाहित हो गए हैं, समावेश हो गया इनका जीएसटी में। ठीक है, तो ए और बी दोनों, तो जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका? ए और बी। तो इन प्रिंसिपल ये दोनों जो अप्रत्यक्ष कर ही हैं, अब है वही चीज, उनका जीएसटी में समाहित हो गया, इसका मतलब थोड़ी कि उत्पादन शुल्क नहीं रहा, उसको समाहित कर लिया तो वही है, उसको टैक्स फॉर बदल गया, लेकिन लग क्यों रहा है? तो उत्पादन के लिए लग रहा है। लग क्यों रहा है? बिक्री के लिए लग रहा है। तो ए और बी दोनों ही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर बजट की अवधि क्या होती है? वाह क्या प्रश्न है। अब इसमें कुछ शूरवीर होंगे, वो कहेंगे यार हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी, वो तो 5 साल की होती है, तो ये मान करके आ जाएंगे, और उनका उत्तर ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। 2 वर्ष, ये पता नहीं क्या हमारे दो टाइप का कुछ चल रहा है। 10 वर्ष, ओ माय गॉड, डिकेड का पूरी बात कर रही है। ये हंसने के लिए ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कभी कभी, क्योंकि सबको पता होता है कि ये तो वार्षिक होता है 12। जब आपको अभी ऊपर पूछा भी गया था यार कब से कब तक चलता है, पूछा क्या था कि नहीं पूछा क्या था? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 ही साल तो हुआ। ठीक, अच्छा, पंचवर्षीय योजनाएं लंबे समय के लिए चलती हैं, फिर उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। 3 साल के लिए एक स्टेटमेंट आता है अपना एक्शन प्लान, तो वो 3 साल का होता है। वो सारी चीजें आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी, पूछी जा सकती हैं, बट बहुत कम चांसेस है। अच्छा, लास्ट प्रश्न क्या है? सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत में नहीं आता है। क्या पूछा गया? नहीं आता है। ऋण की वसूली भाई मैंने आपको बताया था कि सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, तो उसमें जो इंटरेस्ट था वो तो राजस्व प्राप्तियों में आ रहा था, लेकिन जो ऋण की वसूली गई है, मूलधन वापस लिया गया, वो तो आपका पूंजीगत आय के स्रोत में ही आता है। फिर विनिवेश से प्राप्त आय, डिसइन्वेस्टमेंट, मोदी सरकार बहुत दम लगा रही है पिछली टाइम पर भी, इस टाइम पर भी, जिसको बोलते हैं कि हमें सारी चीजों को काफी हद तक प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई एम काइंड ऑफ इन फेवर ऑफ दिस डिसीजंस। जैसे अब 55,000 करोड़ का नुकसान, लॉस था किसको? एयर इंडिया को, और हमेशा ही सरकार पे करती आ रही है।
तो ऐसे कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स में जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर सकता है वहाँ पर कर दो, ठीक है। लोग उसका विरोध करते हैं, बहुत सारी जगह पर नहीं भी होना चाहिए, मतलब केस टू केस वैरी करता है, बट इन जनरल प्राइवेटाइजेशन की डायरेक्शन ठीक है, ऐसा समझ में आता है। बहुत सारे आर्गुमेंट्स आप पढ़ेंगे तो। अच्छा, फिर कर तो यार रेवेन्यू है बाबू, राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आता है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। राजस्व प्राप्ति क्या होती थी, जो आमतौर पर सरकार अपना काम करते करते लेकर के आएगी ही, उसी के अंतर्गत आता है। और कर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सरकार द्वारा ऋण प्राप्ति, सरकार द्वारा ऋण प्राप्ति क्यों होती है, क्योंकि सरकार को हो जाता है राजकोषीय घाटा। तो ये भी आपका किस में आ जाता है, किस में आ जाता है, पूंजीगत में। और पूछा गया नहीं, तो नहीं क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि कर आपका राजस्व प्राप्ति में आता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बस समझ में आ गई, सी ऑप्शन है, ठीक है। अब जिन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, उनको समझ में नहीं आया, एक बार इन उत्तरों को भी देख ले। उत्तरमाला आपकी आ गई, आंसर शीट आ गई, और इसके बाद आपके लिए बचा है एक और वीडियो, फिर हम लोग बाकी भी काम करते रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोग हम लोग काफी मेहनत से और काफी सारी चीजों को, देखिए क्वेश्चन तो कोई भी बना सकता है ना, उठा के ला सकता है, लेकिन एक चीज होती है कि आप रिसर्च करते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन रेलिवेंट है, वो सारी चीजों में बहुत टाइम जाता है ना। नहीं तो ऐसे तो क्या है, कहीं से उठा करके छाप करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो आप लोग की सपोर्ट की काफी जरूरत है। जितने भी आप दोस्तों को जानते हैं प्लीज उनके साथ शेयर करिए। बाकी चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। गर्दा उड़ाते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। काफी डिफिकल्ट टाइम कोविड का चल रहा है, तो आप लोग बच करके रहें।